Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to all of you. Hope you are doing well and you have gone through the previous lecture. Okay, our our topic is diversity. Diversity in living world. Okay, already a lecture is being given on this topic, diversity in living world. Now we are continuing that lecture. Okay, so before you will start this lecture, I recommend you to just go through the previous lecture so that it will become very easy for you to understand this lecture. Okay, in diversity in living world, diversity means variety, living world. That means in this world we have the variety of living organisms. Okay, and in diversity we have started with the taxonomy. टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे थे, और टैक्सोनॉमी हमने कहा ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स को कलेक्शन के बाद ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, उसको नेम देना, नॉमेनक्लेचर करना, और उसके बाद उसको क्लासिफाई करना. तो टैक्सोनॉमी के जरिए ही एक अननोन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इस दुनिया के बनाने वाले ने बहुत बेशुमार ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में बनाए हैं. दे आर ऑलरेडी इन्वेंटेड बाय द क्रिएटर. द मेन थिंग इज सम ऑर्गेनिजम्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर येट टू बी डिस्कवर. सो जब इनको डिस्कवर किया जाता है उसके बाद टैक्सोनॉमी के जरिए से इन नून ऑर्गेनिजम्स को कोई नून प्लेस मिलती है, एक नाम मिलता है, एक पहचान मिलती है, एक स्टेटस मिलता है, एक जगह मिलती है. तो ये अननोन ऑर्गेनिज्म अब नून ऑर्गेनिज्म बन गया. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस टैक्सोनॉमी. इसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं. अननोन ऑर्गेनिज्म को नून बनाना, इसी काम को टैक्सोनॉमी कहते हैं. समझ में आ गई बात? तो असल में है क्या इस टैक्सोनॉमी में जिसमें ये अननोन ऑर्गेनिजम्स नून बन जाए? मैंने पहले भी कहा है, ऑलरेडी डिस्कस्ड. व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ एनाटॉमी, फॉर एग्जांपल, यू आर टॉकिंग ऑफ एनाटॉमी, दैट मींस व्हेन यू आर डीलिंग with the study of internal organisms of the internal organs of the organisms, that's you are dealing with the anatomy. If you are dealing with the processes, the work, the mechanism of living organisms, you are dealing with the physiology. If you are studying the external appearance of the organisms, you are dealing with the morphology. So when you are studying the identification, the nomenclature, the classification of living organisms, you are dealing with the taxonomy. ये taxonomy है. तो टैक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें अननोन ऑर्गेनिजम्स को नून जगह, नून प्लेस, नून स्टेटस मिल जाए. ठीक? तो एक्चुअली इस टैक्सोनॉमी में है क्या जिससे अननोन ऑर्गेनिज्म नून बन जाए? 4 स्टेप्स है, 4 चीजें हैं इसमें. एक, कलेक्शन. इसको कलेक्ट किया आपने, कलेक्शन के बाद इन अननोन ऑर्गेनिजम्स को जब कलेक्ट किया जाता है उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के बाद क्लासिफिकेशन. जब ये ऑर्गेनिज्म, कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म, जब इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू चला जाएगा तो वो नून बन जाएगा. इसका मतलब है अननोन ऑर्गेनिज्म को जब कलेक्ट किया जाता है उसके बाद ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू चला जाता है, अब ये नून बन गया. तो अननोन को नून बनाने के लिए आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन collectively they come under the taxonomy. These 3 processes: identification, nomenclature, classification. तो अब अननोन ऑर्गेनिज्म को, बेटा ध्यान से देखिए, अब अननोन ऑर्गेनिज्म को नून बनाने के लिए कितनी प्रोसेस की जरूरत है? आप कहोगे सर 3 प्रोसेस की जरूरत है. किस किस की जरूरत है? आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन. स्टेप वाइज चलते हैं. पहला स्टेप क्या है? ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना. ध्यान से देखिए, जब आप बेटा कलेक्ट करते हो और आइडेंटिफाई करते हो ऑर्गेनिज्म को, तब वो दूसरे स्टेज पे उस ऑर्गेनिज्म को लिया जाएगा. समझ में आ गई बात? कि भाई अब इसको नॉमेनक्लेचर दे दो, इसको नाम दे दो. इससे पहले हम नाम की तरफ चले जाए, ये कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन भी 3 तरह की होती है. ये प्रोसेस नंबर 1 है. एक एक करके चलते हैं. तो टैक्सोनॉमी में 4 प्रोसेस टोटल पढ़नी है: कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन.
जब आप स्टार्टिंग करोगे, अभी अननोन ऑर्गेनिज्म था, इसको 4 प्रोसेस के थ्रू ले लो, कलेक्ट करो ऑर्गेनिज्म को, आइडेंटिफाई करो, नॉमेनक्लेचर इसको नाम दे दो, उसके बाद इसको क्लासिफाई करो, अब ये नोन टू द वर्ल्ड बन गया। तो इसलिए कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप। जब हम कलेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, टर्ल ने इसके बारे में कुछ कहा था जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि भाई जब कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, क्यों मैंने पहले भी आपको कहा, पिछले लेक्चर्स में भी आपको कहा, बार बार ये कहते आ रहा हूं, चाहे 11th का हो, 12th का हो, नीट का हो, कि बेटा जब भी क्लासिफिकेशन का वर्ड आता है, डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग टू क्लासिफाई एनीथिंग, either it's living or non living, there must be any base in your mind. That means on some basis, there are certain bases in your mind on which you are going to classify. अगर घर में 2 बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल मम्मा पापा है घर में, आप देख रहे हो मम्मा ने ए चीजें इधर रखी, कुछ चीजें ए ग्रुप में रखी और ऐसी चीजें बी ग्रुप में रखी, पापा आया उसने इनको ए में रखा, इनको बी में रखा, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, मगर जब आप पूछोगे पापा भी कोई ना कोई लॉजिक देखा, दैट मींस देयर मस्ट बी सम बेसिस, सम रीजंस इन हिज माइंड सो दैट ही क्लासिफाइड these things here and these things here. If you ask your mom, there must be some reasons, there must be some basis in her mind so that she classified vice versa. Okay? तो इसीलिए मैंने कहा बेटा, whenever you are going to classify, when you are going to identify, when you are going to give the classification, the groups, definitely you must have basis in your mind. जब भी आप कोई ग्रुप करोगे तो कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई बेस, कोई ना कोई लॉजिक आपके दिमाग में जरूर होगा। तो कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन भी बेटा करते हैं। टर्ल ने कहा कि भाई देखो, जब कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन मियरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे की जाए, यानी कि किसी चीज को कलेक्ट और आइडेंटिफाई किया जाए मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर, उस टैक्सोनॉमी को हम अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगर हमने कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन किया ऑन बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी तो है ही, इन एडिशन टू दैट साइटोलॉजी इज देयर, एनाटॉमी इज देयर, जेनेटिक्स इज देयर। सो इफ यू एड फ्यू थिंग्स टू द बेस, अब थोड़ा डीपली आप क्लासिफाई कर रहे हो। पहले आपने क्लासिफाई ये कलेक्ट और आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स को किया सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर, मियर ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो उस टैक्सोनॉमी को अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं। जब आप कलेक्ट और आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करते हो और आइडेंटिफाई करते हो, किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी पे भी, एनाटॉमी में भी और जेनेटिक्स पे भी, यानी कि मॉर्फोलॉजी भी है, साइटोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है, जेनेटिक्स भी है, उसको हम कहते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। और जब आप क्लासिफाई और ये कलेक्ट और आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स को करते हो, मगर उसमें ऑक्यूलर भी है, माइक्रोस्कोपिक भी है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भी है और बायोकेमिकल एविडेंसेस, जब ये 4 चीजें आप लेते हो ना किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, कलेक्ट और आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम कहते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी। यानी कि हम पहले ही 2 स्टेप्स पे अभी हैं, 4 स्टेप्स में पढ़ने हैं, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तो होगी हमारी टैक्सोनॉमी, अननोन को नोन ऑर्गेनिज्म बनाना। पहले 2 स्टेप्स हमने लिए कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन, तो इसी पे हम इसलिए रुक गए क्योंकि कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक बेसिस पे नहीं होते तो हम आगे चलते, भाई कलेक्ट करो आइडेंटिफाई करो, नहीं, कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन भी अलग अलग बेसिस पे होती है, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप्स दिखाए। व्हेन यू आर गोइंग, क्यों, जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ोगे कितने स्टेप्स पढ़ोगे बेटा? 4, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification. These 4 steps you have to study in taxonomy at any cost. Now start with this step number 1 and 2, because organism has to go through these 4 steps so that it will become known to the world. First I said collection and identification. करो organism को collect और identify. आप कहते हो सर, मैं कहता हूं बेटा ये इसलिए मैंने 3 लिखा है क्योंकि collection और identification एक ही बेसिस पे नहीं होती है। collection and identification जब morphology पे होती है, only on morphological basis, that's called alpha taxonomy. If it's on the cytology, anatomy and genetics basis, it's called beta taxonomy. When it's on the basis of ocular, microscopic, ultra microscopic, biochemical evidences, it's called omega taxonomy. बहरहाल वो इस पे हो, इस पे हो, इस पे हो, बहरहाल कलेक्शन और आइडेंटिफाई वो हो गया, कलेक्ट भी हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। हम आइडेंटिफिकेशन में बेटा अगर आप देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हम, इसमें हम, ये आगे भी आएगा, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जब आपने कलेक्ट किया, इनको आप कलेक्ट किया, अब आप इनको आइडेंटिफाई करने की बारी आ रही है। अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन में हमको एक एड की जरूरत है जिसको हम हेर्बेरियम कहते हैं। एक्चुअली हेर्बेरियम क्या होता है? हम यूजुअली प्लांट्स को क्या करते हैं, देखो बेटा, हेर्बेरियम की वजह से बेसिकली जब हम पहली बार किसी चीज को कलेक्ट करते हैं, जब फील्ड ट्रिप्स होते हैं, साइंटिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट्स क्या करते हैं,
उन प्लांट बॉडीज को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं शीट्स पर, और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर वो बॉटनिकल लैब्स में प्रिजर्व होते हैं। उससे क्या होता है कि जब आगे आगे जब लोग फिर रिसर्च करते हैं, तो अगर वो प्रिजर्व न करेंगे जिसको हम डिस्कवर कर रहे हैं, अगर उनको प्रिजर्व न करेंगे तो कयामत तक एक ही चीज को हम डिस्कवर करते जाएंगे। हर कोई अपना डिस्कवर करता जा रहा है, और जब वो आदमी जब वो मरेगा, इस दुनिया से चला जाएगा, उसने जो डिस्कवर किया गया वो उसी से के साथ चला जाएगा। तो इसके बरक्स जो भी टैक्सोनमिस्ट कोई चीज डिस्कवर करता है, जो इस फील्ड के साथ टैक्सोनॉमी में जो फील्ड ट्रिप्स होते हैं, जो इसमें वो चीज किसी चीज को कलेक्ट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और शीट्स पे प्रिजर्व करते हैं, फिर उन शीट्स को लैमिनेट करते हैं और बॉटनिकल लैब्स में रखते हैं, ताकि जो नई नई चीजों को हम डिस्कवर करें उनको उन जो प्रिजर्वेशंस होते हैं उन प्रिजर्वेशंस के साथ कंपेयर करें। उन प्रिजर्वेशंस को हर्बेरियम कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इस हर्बेरियम से जब आपने कोई अननोन ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, अब उस पर आप खुद रिसर्च करें, उसको टाइम लगेगा। आप पहले देखते हो क्या किसी ने ये चीज डिस्कवर की है, तो मैं इस चीज को इससे आगे वाली जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे कोई वर्क करूं। तो आप जब किसी चीज को कलेक्ट करते हैं, इन बेसिस पे कलेक्शन होती है, ठीक। तो उसके बाद हर्बेरियम की मदद से अगर कोई चीज ऑलरेडी डिस्कवर हो जो हमारे लैब में हो, तो उसके साथ नई चीजों को कंपेयर करके हम आइडेंटिफिकेशन में हमको आसानी होती है। सो हर्बेरियम मेक आवर वर्क इजी रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि टैक्सोनॉमिस्ट्स ने ऑलरेडी इसको जो है डिस्कवर किया है। उसके बाद इसको ड्राई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, फिर शीट्स पे डिटेल लिखते हैं, ताकि आगे वाली नस्ल जो है उनको आसानी हो जाए नई चीजों को डिस्कवर करने में। क्योंकि अगर डिस्कवर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, अब जो इसमें कम कुछ रहा है रिगार्डिंग इट्स फीचर्स, क्लासिफिकेशन, उसको फर्दर वो वर्कआउट उस पर करते हैं, ठीक। तो बेटा उसके बाद एक लफ्ज आता है यहां पर, क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन पे ही हैं अभी, कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन पे। एक लफ्ज आता है सिस्टमैटिक्स, क्योंकि अक्सर हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। एक्चुअली मैंने कहा टैक्सोनॉमी कहते हैं कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इतना ही टैक्सोनॉमी है। मगर सिस्टमैटिक्स किसको कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूडिंग comparative and evolutionary relationships। क्या मतलब? यानी कि सिस्टमैटिक्स कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। आपको डाइवर्स कब लगेगा? आपको कोई चीज वैरायटी कब लगती है? जब आपको, मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा बेटा ये दो मार्कर्स है आपके सामने, लगते तो सेम है आपको कि सर ये भी डाइवर्स है। मैं कहूंगा क्यों? आप जवाब दोगे सर ये व्हाइट कलर है, ये कलर है इस पे, है ना, ये व्हाइट है, कलर है। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज आपके जहन में है जिसकी बुनियाद पे आप डाइवर्सिटी कहते हो। इसी तरह सिस्टमैटिक्स भी टैक्सोनॉमी है, मगर ये एडवांस्ड टैक्सोनॉमी है। थोड़ा इसमें है क्लासिफिकेशन, ओनली क्लासिफिकेशन, बट क्लासिफिकेशन ऑन सम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, on some comparative techniques, comparative things, okay, कुछ comparative या evolutionary relationships की बुनियाद पर डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को स्टडी करना सिस्टमैटिक्स है। तो ये भी टैक्सोनॉमी ही है, बट इट्स अ एडवांस्ड ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। इफ यू ऐड समथिंग टू टैक्सोनॉमी इट बिकम्स सिस्टमैटिक्स, ओके। तो स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक। इट्स बेस्ड ऑन कंपैरेटिव, इट्स based on comparative ecology, comparative anatomy, comparative physiology,
कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। क्या मतलब? यानी कि देखिए, जब हम ऑर्गेनिजम्स की बायोकेमिस्ट्री कंपेयर करेंगे, ऑर्गेनिजम्स की इकोलॉजी कंपेयर करेंगे, ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी कंपेयर करेंगे, ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी कंपेयर करेंगे, उसी कंपैरिजन के हिसाब से हम अपने 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 ग्रुप्स में उनको अरेंज कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये भी टैक्सोनॉमी है, मगर ये एडवांस्ड है। यानी कि मैंने कहा स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन बेसिस ऑफ कंपैरेटिव इकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। दैट मींस जिन ऑर्गेनिजम्स की इकोलॉजी मिलती हो, बायोकेमिस्ट्री मिलती हो, एनाटॉमी मिलती हो, फिजियोलॉजी मिलती हो, उनको आप एक ग्रुप्स में रखेंगे। समझ में आ गई बात? इसका मतलब है जब आप ऑर्गेनिजम्स को ये चीजें कंपेयर करेंगे, आपके पास ग्रुप्स बनेंगे। आपके पास क्या बनेंगे? आपके पास ग्रुप्स बनेंगे। तो आप रैंडमली इनको अरेंज नहीं करेंगे। जब आप ये चीजें, आपकी ये बेसिस है कि ऑर्गेनिजम्स को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम चेक करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम कंपैरेटिव इकोलॉजी, हम इकोलॉजी कंपेयर करते हैं। यानी कि कोई अननोन ऑर्गेनिज्म हो, इसको कहां रखोगे आप इस अननोन ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी आप चेक करोगे, जिसके साथ इसकी इकोलॉजी मिलेगी वहां पे इसको रखोगे। इसकी एनाटॉमी चेक करते हो, इसकी फिजियोलॉजी चेक करते हो, इसकी बायोकेमिस्ट्री चेक करती हो, इसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करते हो। तो इन बुनियाद पर जब आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे तो उसकी रियल क्लासिफिकेशन होगी। यानी कि रैंडमली आप किसी जगह नहीं रखोगे। आप जो रख रहे हो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आप इन बुनियाद पर इसको क्लासिफाई कर रहे हो। यानी कि आपकी टैक्सोनॉमी इन बुनियाद पर है। तो टैक्सोनॉमी इन बुनियाद पर होना, इसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। खाली अरेंज करना, क्लासिफाई करना, ये टैक्सोनॉमी है। मगर जब आप इतने डीप चले जाते हो कि इन बुनियादों पर आप क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को कर रहे हो, इसका मतलब है इसकी जो हायरार्की अब ऑर्गेनिजम्स की होगी वो परफेक्ट हायरार्की होगी। इसीलिए सिस्टमैटिक्स जो है ना, ये वर्ड सिस्टमा से डिराइव हुआ है। किससे है? सिस्टमा मींस सीक्वेंस। सिस्टमा मींस, सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड सिस्टमा विच मींस सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के साथ जब आप इन बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करोगे तो एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है बेटा, जब हम हर्बेरियम को लाते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक, आइडेंटिफाई किया ना आपने, फिर उसको हर्बेरियम के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक। तो जब आपने कलेक्शन भी किया, आइडेंटिफिकेशन, कितने स्टेप्स हो गए? 2। पहले मैंने कहा कलेक्शन, और इन बुनियाद पर उसके बाद हर्बेरियम की मदद से, ठीक, और सिस्टमैटिक्स की मदद से इनको आइडेंटिफाई करना है। इसको आगे भी हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है बेटा? नॉमेनक्लेचर। अभी तक आपने क्या पढ़ा? कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन आपने पढ़ा। अब तीसरा स्टेप है जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर। तीसरा स्टेप, टैक्सोनॉमी का तीसरा स्टेप, नॉमेनक्लेचर। 2 स्टेप्स तो आ गई, नाउ इट्स द थर्ड स्टेप, नॉमेनक्लेचर। अक्सर हम देखते हैं केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर मींस गिविंग नेम्स, नाम देना किसी को, क्योंकि अभी वो अननोन था, अभी इसको आपने कलेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया, नाम नहीं दिया अभी, न नाम दिया न क्लासिफिकेशन की, न कहीं रखा, अभी बस कलेक्ट और आइडेंटिफाई किया। नॉमेनक्लेचर बेसिकली 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है नॉमेनक्लेचर। वन इज नॉमन, वन इज नोमन। नोमन मीन्स नेम, one is calere. Calere means to call. That means nomenclature is derived from 2 Latin words, nomen and clare. So nomen means name, clare means to call. What does it mean? It's a process. क्या मैं कहूँगा what is nomenclature? Nomenclature is a process to assign names to unknown organisms in order to get identified easily. क्या मैं कह सकता हूँ what is nomenclature? आप कहोगे सर nomenclature is a process of assigning names. It is a process of assigning names to living organisms in order to get identified easily, ताकि वो आइडेंटिफाई इजीली हो जाए। ठीक है, नाम किस लिए देते हैं? जैसे घर में आप किसी बच्चे को नाम देते हैं, क्या नाम देने से उसमें कोई ऑर्गन ऐड होता है? नहीं, नाम देने से उसकी पहचान, उसको बुलाया जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको लोकेट उस बंदे को किया जा सकता है। नेमिंग तो इसीलिए होती है ना। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम भी होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि इनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। तो इसीलिए नाम देते हैं पुकारने के लिए, नेम टू कॉल। नाम किस लिए?
पुकारने के लिए. So what is nomenclature? It's the process of assigning names to unknown organisms, okay, in order to get identified easily. ठीक है बेटा. अब ये जो नाम देते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं. नाम कितने तरह के होते हैं बेटा? ये दो तरह के होते हैं. एक नाम होता है वर्नाक्यूलर नेम्स. एक तरह के नाम क्या? देयर आर टू वेज ऑफ असाइनिंग नेम्स. वन, वर्नाक्यूलर नेम्स, यानी कि हम कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके हैं. कलेक्ट भी किया, कितनी बुनियाद पे किया, आइडेंटिफाई भी किया विद द हेल्प ऑफ हर्बेरियम भी. ठीक. उसके बाद अब नॉमेनक्लेचर पे, इस ऑर्गेनिज्म का अब नॉमेनक्लेचर चल रहा है. जब हमने इसको कलेक्ट किया था ये ऑर्गेनिज्म एक्स था, अब आइडेंटिफाई भी किया, अब नाम दे रहे हैं, उसके बाद हम ग्रुप पे रखेंगे, फिर ये नून टू द वर्ल्ड बन जाएगा. वर्नाक्यूलर नेम्स, एक होते हैं वर्नाक्यूलर नेम्स, एक होता है ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम्स. साइंटिफिक नेम्स यानी कि एक वर्नाक्यूलर नेम्स, एक साइंटिफिक नेम्स. एक ऑर्गेनिज्म का वर्नाक्यूलर नाम होता है, एक साइंटिफिक नाम होता है. वर्नाक्यूलर नाम किसको कहते हैं? पहले इसको उठाते हैं. वर्नाक्यूलर नाम का दूसरा नाम लोकल नेम है. देसी नेम भी जिसको हम कहेंगे, देसी नेम, इसको हम लोकल नेम कहेंगे, देसी या कॉमन नेम. यह नाम कहां से आता है इस ऑर्गेनिज्म को? यह नाम कौन देता है? एक्चुअली यह नाम वहां के लोग देते हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ये एनिमल हो या प्लांट हो, जिस जगह पे ये ग्रो कर रहा हो, जिस जगह पे उग रहा हो, या जिस जगह ये अवेलेबल हो, वहां के लोकल्स, वहां के रेजिडेंट्स बचपन से इस नाम को सुनते आ रहे हैं, इस चीज को बचपन से उसी नाम से जानते हैं, तो ये नाम वहां पे फेमस होता है. लोकल, देसी नाम जिसको कहते हैं. ताकि जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा प्याज, इंग्लैंड में कहा अनियंस, तो इंग्लिश में इसका कॉमन नेम क्या है? अनियंस. ये बायोलॉजिकल नेम नहीं है. प्याज आपका यही वर्नाक्यूलर नेम है, ये बायोलॉजिकल नेम नहीं है, इसका साइंटिफिक नेम नहीं है. तो इसी तरह बेटा वर्नाक्यूलर नेम, इसको लोकल नेम कहते हैं, देसी नेम कहते हैं, कॉमन नेम कहते हैं. ये ऑर्गेनिज्म का वो नाम होता है कि जहां पे ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो, चाहे वहां ये ग्रो होता हो या वहां दूसरी जगह से वहां वो अवेलेबल हो, तो वो रेजिडेंट्स जो होते हैं, वहां के रहने वाले, वो उसको उस नाम से बचपन से ही जानते हैं. किसी ने रखा है, अब सब उसी नाम से उसको जानते हैं, उसको कहते हैं वर्नाक्यूलर नेम. अच्छी बात थी इसमें नहीं, मगर अब इसमें मसला है. अगर इसमें इस नाम में मसला ना होता तो इसकी जरूरत नहीं थी. इसकी जरूरत तब पड़ी जब इसमें डिसएडवांटेज हो. इंसान दूसरे डॉक्टर के पास जब चला जाता है ना, जब पहले डॉक्टर के ट्रीटमेंट में उसको डिसएडवांटेज लगता है. अगर पहले डॉक्टर के ट्रीटमेंट से उसको फर्क होता है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. अगर इसमें एडवांटेज होते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती. इसकी जरूरत दुनिया के सामने तब आ गई जब इसके डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स आए. तो वर्नाक्यूलर नेम्स के क्या ड्रॉबैक्स है? ड्रॉबैक्स कहो या लिमिटेशंस कहो, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नाक्यूलर नेम्स. बेटा इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर मेन दो प्रॉब्लम्स आप सुनो. मेन दो प्रॉब्लम्स. एक प्रॉब्लम ध्यान से देखना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्नाक्यूलर नेम में, ये एरिया टू एरिया और लैंग्वेज टू लैंग्वेज वैरी होता है. ये वर्नाक्यूलर नेम वैरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज एंड ऑल्सो फ्रॉम एरिया टू एरिया. ये एरिया टू एरिया भी चेंज होता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी चेंज होता है. इसलिए साइंटिस्ट्स ने यह नाम रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगा. एक चीज को दूसरी जगह में दूसरा नाम कहते हैं तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए टैक्सोनॉमिस्ट्स इस पे वर्क नहीं कर सकते. और टैक्सोनॉमिस्ट्स जो है रिपोर्ट को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग कलेक्शन के नाम्स होंगे, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा टैक्सोनॉमिस्ट्स को. हाँ, वर्नाक्यूलर नाम चलते हैं सब्जियां खरीदने में, घर में पकाने में, किसी को गिफ्ट करने में, ये चलता है. मगर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जो होते हैं, जो टैक्सोनॉमिकल वर्क है, उसमें वर्नाक्यूलर नाम नहीं चलेगा, क्योंकि अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट्स अलग अलग नाम के साथ आएंगे, अलग अलग फीचर्स के साथ होंगे, सब में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा जिसमें ये डिमेरिट आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू टेक अनियंस. Onions. If you see in English,
onions. Okay, for example, I'll write onions here. Okay, English, it's called as onions. ठीक. If you see in Hindi or in Urdu or in Bengali, it's called piyaz, right? Right. And in Tamil, venagam. Venagam. Sorry. In Tamil, it's called venagam. Okay. In Kannada, it's called iruli. Kannada, the Karnataka. In Karnataka area in the South India, Kannada is spoken in Karnataka. It's called iruli. It's called iruli. And if you see in Tamil, it's called niruli. And in Kashmiri, because being Kashmiri, I must write here. So in Kashmiri, it's called ganda. Okay. So see, from area to area, from language to language, it's changed. How it's become for taxonomists to just name these things by their own native names, it creates a confusion. When the taxonomists meet, there's a confusion by which name they will call their product. Because the people from English, they will not understand the piyaz. The people from Bengali, they will not understand the venagam. Are you getting the things? So there's a problem. This is there's a problem. Okay. So this is the first thing. What is the first drawback and limitation? The names, the vernacular names vary from language to language and from area to area. This is one demerit. Second demerit. Yes, what is the vernacular names? One more demerit. ये एक डिमेरिट है वर्निकुलर नाम का. दूसरा बेटा, दूसरा डिमेरिट जो है, सेकंड ड्रॉबैक जो है इसका, बी लिखूंगा मैं इसको. सेकंड ड्रॉबैक जो है, ये मिसलीडिंग. वर्निकुलर नेम्स आर मिसलीडिंग. दे मिसलीड, मिसलीडिंग एंड इनसिग्निफिकेंट. यानी कि इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, वही हो गया मिसलीडिंग एंड इनसिग्निफिकेंट. यानी कि इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. वर्निकुलर नेम्स क्या है? मिसलीडिंग, दे मिसलीड अस. Insignificant means incomplete. For example, you take example of plants as well as in animals. If you take, when I will say fish, जब मैं कहता हूं fish, एकदम से आपको पाइसिस का ख्याल आता है. अगर आप जेली फिश की बात करोगे, एरिलिया, ऑरिलिया, ये भी फिश लगती है. ठीक. स्टार फिश, एस्टेरियस. अगर आपको मैं स्टार फिश कहूंगा, एस्टेरियस, समझ में आ गई? ये क्या लगती है आपको? जेली फिश क्या लगती है? फिश. स्टार फिश क्या लगती है? फिश. सिल्वर फिश अगर मैं कहूं, लेपिस्मा, सिल्वर फिश जिसको हम लेपिस्मा कहते हैं. ठीक. इसी तरह अगर मैं आपको, तो ये क्या लगते हैं? लगते हैं आपको फिश की बात में कर रहा हूं. कटल फिश जिसको सीपिया कहते हैं. तो बेटा अगर मैं इनकी बात करूं, जली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, है ना, तो लगता है फिश की बात कर रहा हूं, जबकि इनमें फिश कोई है ही नहीं. दिस इज सिलेंट ट्रेट. दिस इज, ये इनका कॉमन नेम है, वर्निकुलर नेम है. देखो मिसलीडिंग कितना हुआ. सब फिश दिखते हैं, इन चारों में एक भी फिश नहीं है, तो मिसलीडिंग है. जली फिश और रिलेट सिलेंट ट्रेट. स्टार फिश, इकाइनोडर्म, It's an echinoderm. So echinodermata में आता है. अच्छा, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में आता है, इंसेक्ट. और कटल फिश मोलस्क में आता है, मोलस्का. तो इसका मतलब है बेटा, चारों फिश दिखते हैं, चारों के नाम फिश दिखता है, वर्निकुलर नेम्स. जब इनको देखते हैं कि इनमें फिश नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक सिलेंट्रेट है, लव ऑर्गेनिजम्स है, इकाइनोडर्मेट्स है, आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्कन्स है. ठीक. अगर आप प्लांट्स में लेंगे, इसी तरह प्लांट्स में मिसलीडिंग. ठीक. तो इसी तरह अगर आप प्लांट्स में देखोगे, प्लांट्स में भी मिसलीडिंग है. फॉर एग्जाम्पल किस मी क्विक, यूफोरिया मिली. फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट किस मी क्विक, इट्स वन ऑफ
vernacular name of a plant? Kiss me quick. Actually, it's the name Euphorbia. Euphorbia milli. Okay? Euphorbia milli. So kiss me quick. It's a vernacular name. Actually, the plant is this. Same the case. Widow's tears. Widow's tears. Tradescantia. It's Tradescantia. Widow's tears. This is a vernacular name. Okay? Kiss me quick. ये वर्निकुलर नेम है, असल में यूफोर्बिया मिली. इसी तरह विडोज टीयर्स, ट्रेडेस्कैंशिया. इसी तरह लव इन द मिस्ट. ये प्लांट्स के नाम रखे हैं. लव इन द मिस्ट, जहां पे प्लांट्स पाए जाते हैं वहां के लोकल्स ने नाम रखा है. ठीक, इसका है नैगिल डेमेस्कैना. नैगली डेमेस्कैंस. ओके, नैगली डेमेस्कैना. तो ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट स्पीशीज है. तो नाम क्या रखा? Kiss me quick, widow's tears, love in the mist. These are the vernacular names. That's why I said these are misleading and insignificant. Okay? तो उसके बाद जब ये परेशानी सामने आ गई इसका ये ड्रॉबैक देखकर, इनके ड्रॉबैक्स देखकर, तो दूसरा नाम, दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आ गया, दूसरा ये था वर्निकुलर नेम्स. समझ में आ गई बात? तो ये इसके डिमेरिट्स है, ये इसके डिमेरिट्स है. ये डिमेरिट्स है किसके? वर्निकुलर नेम्स के. एक मिसलीडिंग है, एक इनसिग्निफिकेंट है, जैसे मैंने अभी कहा प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी. तो जब इसमें डिमेरिट्स निकले बेटा, तब जाके वजूद में आ गया दूसरा, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम्स. साइंटिफिक नेम्स. साइंटिफिक नेम्स किनको कहते हैं? साइंटिफिक नेम्स, वर्निकुलर नेम्स किनको कहते थे? द नेम्स गिवन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया where the organism is available. But scientific names are the names which are given by the biologists. ये biologists देते हैं. These are, हम scientific names क्या कहते हैं? These are the names assigning by biologists. जब biologists किसी चीज को नाम करते हैं, biologists based on, यानी कि ये जो नाम करते हैं यूं ही नहीं करते हैं, based on agreed principles and criteria. Names assigning by biologists based on, यानी कि ऐसा नहीं किसी बायोलॉजिस्ट ने नाम किया कोई बायोलॉजिकल नेम तो बस हो गया. जब तक सारे टैक्सोनॉमिस्ट मिलते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई किस बुनियाद पे नाम किया, तो वो टैक्सोनॉमिस्ट जो नाम करता है वो यानी कि जब टैक्सोनॉमिस्ट मिलते हैं, जब तक सारे टैक्सोनॉमिस्ट इस नाम पर, इसके उसूलों पर, इसकी बेसिस पर एग्री नहीं करते हैं, तब तक इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं होते हैं. किसी नाम की, किसी साइंटिफिक नेम की यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस तब होती है बेटा जब उस नाम को पहले सब एक्सेप्ट करेंगे. इसलिए मैंने कहा नेम्स असाइनिंग बाय बायोलॉजिस्ट्स बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया. जो क्राइटेरिया तय हो गया है, जो क्राइटेरिया और प्रिंसिपल किसी चीज को नाम करने के लिए तय हो गया है, उस प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया को सब बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करें. एक एक्सेप्ट करे दूसरा नहीं करे, ऐसा नहीं होता है. तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जहां पे बायोलॉजिस्ट्स इन किसी चीज को जो नाम अब देते हैं, नाम के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, नाम का जो क्राइटेरिया होता है, मैंने कहा ना कोई शर्त होती है नाम के लिए, तो उन शराइत और उन प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया को जब सारे एक्सेप्ट करते हैं, एग्री होते हैं इससे, उसके बाद इसको नाम दिया जाता है. तो इसीलिए नेम्स असाइनिंग बाय बायोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस बाय होल वर्ल्ड. होल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करने के लिए जो नाम दिया जाता है, उस नाम के जो शराइत और प्रिंसिपल होते हैं उस पर सब एग्री होनी चाहिए. यानी कि इन शॉर्ट आप ये सुनो कि वही नाम असाइन किया जाता है बायोलॉजिस्ट से जिस नाम को पहले सारे बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करें. वो सारी चीजों को देखते हैं,
उसकी क्या बेस है, इसको नाम करने की क्या बुनियाद है, उस बुनियाद को भी सब बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, इसकी क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्राइटेरिया है। जब प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया उस नाम के सबको पसंद आता है, यानी कि सब उस पर मुत्तफिक होते हैं, सब एग्री होते हैं, तब जाके वो नाम असाइन होता है, ताकि इसकी एक्सेप्टेंस हो जाए पूरी दुनिया में। ठीक, समझ में आ गई बात। ये है साइंटिफिक नेम। समझ में आ गई बात बेटा। ये साइंटिफिक क्या है, ये नेम है। साइंटिफिक नेम उसी को कहते हैं जो बायोलॉजी से थे। इसलिए इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होती है। क्या होती है इस नाम की, क्या होती है इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होती है। यानी कि जब इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये किसी गांव के या किसी देहात के या किसी एरिया के रहने वाले ने नाम नहीं दिया, ये बायोलॉजिस्ट्स ने ये नाम सिलेक्ट किया, पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया, इसलिए इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है। एंड दिस नेम इज नॉट लिएबल टू बी चेंज्ड। अब ये नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरी दुनिया ने अब एक्सेप्ट किया है। एंड दिस इज नॉट, हता कि नाम तो दूर की बात है, स्पेलिंग इज नॉट लिएबल टू बी चेंज्ड। क्या है, स्पेलिंग भी चेंज नहीं होती है, नाम की तो दूर की बात है। समझ में आ गई बात। अच्छा बेटा, अगर मैं कहूंगा अगर इसका भी ड्रॉबैक निकला तो फिर तीसरा नाम होगा कोई। हम जानते हैं साइंटिफिक नेम में कोई ड्रॉबैक नहीं, इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है। क्या है बेटा, इसके क्या है, एडवांटेज ही एडवांटेज है। अब इसके साइंटिफिक नेम्स के एडवांटेज क्या है, जो बायोलॉजिस्ट नेम, इसके एडवांटेज, सबसे पहली बात, ये एरिया टू एरिया वेरी नहीं होता, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी नहीं होता। क्यों वेरी नहीं होता, बिकॉज इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। It is internationally, when it's internationally accepted, that means it is accepted by all the nations. How the variations are possible then? Variations कहां से आएगी? सबसे पहली बात, ये vary नहीं होता. That means no variations. Either you are talking from language to language or from area to area, because it's internationally accepted. And that means it's not liable to be changed. Neither name is liable to be changed, nor the spelling of the word is not liable to be changed. Spelling तक भी change नहीं होती है, एक बात। दूसरी, scientific names से, these scientific names show characteristic features of living organisms. कुछ living organisms, यानी कि show some हम लिख सकते हैं, सारे तो नहीं। ये जो साइंटिफिक नेम्स है, दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, ऑल्सो दी साइंटिफिक नेम्स शो रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। इस साइंटिफिक नेम से एग्जिबिट क्या होती है, रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गई बात, क्या होती है, रिलेशनशिप। और एक बात, जो सारे नाम लगभग है वो ग्रीक और लैटिन से लिए गए, ग्रीक एंड, ये उस जबान से लिए गए जो जबान आज बोली नहीं जाती है। सीधी सी बात है, अगर उस जबान में मोस्ट ऑफ द नेम्स आर सिलेक्टेड इन ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स, इसलिए जो इस जबान में नाम सिलेक्ट हो गए, सो सीधी सी बात है, आज जब ये जबान है ही नहीं, सो दे आर नॉट लिएबल टू एनी मॉडिफिकेशन, नॉट लिएबल टू एनी मॉडिफिकेशन। आज कोई मॉडिफाई उनको नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जब ये जुबान ही नहीं तो किस जुबान में इनको मॉडिफिकेशन करेंगे। ये तो वही जुबान होनी चाहिए ना कोई एरर को रिमूव करने के, रिफॉर्म करने के लिए। ये उस जबान में, ये सेव उस जबान में हो गई जो जबान आज ये बोली नहीं जाती है, इसलिए जो ये सेव है वही सेव है, कोई मॉडिफिकेशन इसकी नहीं हो सकती। ये भी इसका एक मेरिट है। ठीक, तो बेटा ठीक है, अब हमने सिलेक्ट किया कि भाई हम यही जुबान, ये जो है क्या कहते हैं इसको, साइंटिफिक नेम्स जो है, साइंटिफिक नेम ही सही है। ठीक, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम ही है, उसके एडवांटेज है, सबसे बड़ी एडवांटेज वही है, जो कॉमन नेम्स के डिसएडवांटेज है वही इसके एडवांटेज है। तो उन एडवांटेज की बुनियाद पर साइंटिफिक नेम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है कही जाती है। साइंटिफिक नेम से इन चीजों को पुकारा जाता है फॉर द टेक्सोनॉमिक वर्क। मैं कह रहा हूं, एक होता है ना घर में डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जाओगे, बॉटनिकल या जोलॉजिकल नेम को, उसको कहां समझ में आ जाएगा। ये जो बॉटनिकल और जोलॉजिकल नेम्स है, ये इसलिए है ताकि टेक्सोनॉमिक वर्क उस पर हो जाए। ठीक है, कहीं एरिया का साइंटिस्ट भी कहीं भी वर्क कर सकता है, क्योंकि दुनिया के हर किसी कोने में साइंटिफिक नेम एक ही है। तो जब ये नाम स्टार्ट किए गए, अगर आप देखोगे कि अगर हम देखते हैं कि लगभग प्रेयर टू 1750, यानी कि 1750 से पहले, अब जब साइंटिफिक नाम्स
स्टार्ट हो गई कि साइंटिफिक नाम ही रखो, तो प्रियर टू 1750 जो अर्लियर साइंटिफिक नेम्स थे वो पॉलिनोमियल्स थे। मैं बताऊंगा ये क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल कहते हैं किसी एक्स ऑर्गेनिज्म को कोई नाम रखना और उस साइंटिफिक नेम में बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म एक हो गया, एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे नामों से पुकारना, वो मेरा मतलब नहीं है। किसी ऑर्गेनिज्म का कोई, मिसाल के तौर पर कोई बंदा है एक्स, इसका नाम हम कहेंगे, इसको पुकारते हैं माइकल से भी, माइकल से भी, ठीक। इसको पुकारते हैं रोहन से भी, इसको पुकारते हैं राज से भी। इसको पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं कि एक बंदे को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, नहीं, बल्कि अगर इस एक्स का नाम है मोहन, देव, वर्मा, राजपूत, सिंह फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, तो इसके एक नाम में कितने हिस्से हैं, कितने वर्ड्स, 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, असल में यहां नहीं है, ये साइंटिफिक नेम में है। तो एक हो गया, एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे नाम से पुकारना, उसका नाम पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कहते हैं कि इसके नाम में कितने वर्ड्स आते हैं, अगर ये मोर वर्ड्स आएंगे तो पॉलिनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक ऑर्गेनिज्म है कैरियोफाइलम, प्लांट है एक, कैरियोफाइलम, क्या है, कैरियोफाइलम। तो इस ऑर्गेनिज्म को पहले पुकारते थे कैरियोफाइलम सेक्सैटिलिस। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं, ये ऑर्गेनिज्म, ये बाद में भी कह सकता हूं, इसको कैरियोफाइलम सेक्सैटिलिस, फोलिस, ग्रामिनियस एंड एम्बुलेटस, Coriambus, okay, Coriambus, yes. So how many words in its name? Caryophyllum, Saxatilis, Folis, Gramineous, Ambuletus, Coriambus, ये एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम था। तो 1750 से ऑर्गेनिजम्स को इसी तरह नाम रखते थे, यानी कि इसके नाम में 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स इसके नाम में थे। So when an organism is called by a name which consists many words in it, in one name, it's many words, this is called polynomial system of nomenclature. उसके बाद साइंटिस्टों को लगा it's very difficult, because it's very difficult to memorize such a name for living organism. For one plant it's difficult to remember such a name. It becomes very difficult for the people, for the taxonomists to remember the names. So it was discarded later on. Finally एक साइंटिस्ट आया, उसके बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वो भी चलता है, ये पॉलिनोमियल है। ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कि भाई ये ज्यादा बड़ा है, तीन ही नाम रखो, तीन ही, एक नाम में तीन ही वर्ड रखो, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। वो हो गया था पॉलिनोमियल, जब एक नाम में बहुत सारे हिस्से होते हैं ना, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो हो गया पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है बेटा जब एक नाम में तीन वर्ड्स है, एक नाम में क्या है, तीन वर्ड्स है। ये लमार्क ने दिया है, ये किसने दिया है, ये लमार्क ने दिया है। समझ में आ गई बात। तो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉर्वस स्प्लेंडिनस, कॉर्वस स्प्लेंडिनस, यानी कि कॉर्पस स्प्लेंडिनस, DENS, कॉर्पस इंडियन क्रो 1 2 and 3, that means this is genus, this is species and this is subspecies. कितने हैं, एक इंडियन क्रो, तीन नाम, तीन वर्ड एक नाम में, कॉर्वस स्प्लेंडिनस, ठीक। इसी तरह कैबेज का ब्रासिका ओलियरेसी कैपिटेटा, ब्रासिका ओलियरेसी कैपिटेटा, ब्रासिका ओलियरेसी कैपिटेटा, ये कैबेज का नाम था, ठीक। तो तीन, जीनस, स्पीशीज, सबस्पीशीज, ठीक।
उसके बाद इसके साथ ही फिर कॉर्नलियस लीनियस ने कहा कि भाई देखो ये सारा मसला है, तो उसने फाइनल लेकर आया जब ये परेशानियां होगी ना पॉलिनोमियल इससे सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से, उसके बाद कॉर्नलियस लीनियस आया। कौन आया? उसके बाद कॉर्नलियस लीनियस आया। उसने कहा कि भाई क्योंकि साइंटिफिक सिस्टम अब वो हो गया, एक्सेप्ट हो गया कि साइंटिफिक नाम ही रखेंगे, नाम में कितने वर्ड होंगे इसी पे मसला चल रहा है। सब कह रहे हैं साइंटिफिक ही रखेंगे, एक ने कहा साइंटिफिक रखेंगे, उसने एक नाम में बहुत सारे वर्ड्स को ऐड करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म को नाम रखेंगे साइंटिफिक ही रखेंगे मगर बहुत सारे वर्ड्स का मिला होना चाहिए। उसने कहा भाई ये डिफिकल्ट होता है। लेमार्क ने ट्राइनोमियल दिया। तो फाइनली जो एक्सेप्ट हुआ थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, कॉर्नलियस लीनियस का सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जो साइंटिफिक नेम होगा वो बाइनोमियल होगा। तो बाइनोमियल मींस एक नाम में दो ही वर्ड होंगे। उसने फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका, दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। ओके, कितने नेम है? दो। फॉर एग्जांपल तो इसने कहा दो ही नेम होंगे, यानी कि सॉरी एक नेम के दो ही वर्ड होंगे। एवरी साइंटिफिक नेम कंसिस्ट्स ऑफ ओनली टू वर्ड्स, not 5 words, not 3 words, not 6 words. When scientific name is assigned to a living organism, it must consist of only 2 words. One represents the genus, second represents the species. एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम। क्या कहा? एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम। तो इसको कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बेटा। तो अगले लेक्चर जो हमारा होगा वो यही होगा। Now this is only introduction. Who introduced it? Cornelius Linnaeus. Now what is binomial system of nomenclature? What are the rules for binomial system of nomenclature? In the next lecture inshallah we will proceed. Till that you go through this video up to this. Okay, so यहाँ तक जाइए आप बेटा अच्छे तरीके से। आगे से हमको पढ़ना है अब binomial system of nomenclature. Till that you just go through these videos, okay, and take care of yourself and stay home, stay safe. Allah Hafiz.